हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। ज्योग्राफी की नई क्लास में आज हम भारत की जलवायु को शुरू करेंगे। इससे पहले हमने भारत की स्थिति और विस्तार, हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत और भारत के विशाल मैदान, तटीय मैदानों के बारे में, भारत का आबोहवा क्षेत्र और भारत की झीलें, बांधों, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इन सबको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखें। आज के चैप्टर के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग जो है जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, भारत की जलवायु को जो है, भारत के अंदर जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे किस पर व्यापारिक पवनें क्या होती है, क्या होते हैं जो है आईटीसी डेड क्या होता है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे भारत के अंदर मानसून किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से अरब सागर की खाड़ी से बरसात होती है, या फिर बंगाल की खाड़ी से मानसून किस प्रकार से, और उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु हो गई या फिर शीत ऋतु को जो है किस प्रकार से हवाएं चलती हैं, उन सब के बारे में हम लोग जो है कंटिन्यूअसली अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु के बारे में शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है या फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की कैसे है वो लोग हम देखते हैं। ये सब देखने से पहले हम लोग थोड़ा ना वर्ल्ड जियोग्राफी का चैप्टर या फिर हम लोग थोड़ा सा ग्लोब को देखते हैं कि ग्लोब के अंदर किस प्रकार से जो है ताप कटिबंध को जो है डिस्क्राइब किया गया है। हम लोग ताप कटिबंध कैसे पढ़ते हैं, इस प्रकार से ग्लोब होता है जिनके बीच में जो लाइन होती है, जो 0 डिग्री अक्षांश होती है। हम लोग ये देखते हैं कि जो लेटीट्यूड लाइंस होती है, इनको क्या है, लेटीट्यूड लाइन से इनको अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। और ये 0 डिग्री होती है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। उसके बाद में ऊपर 23.5 जो है नॉर्थ में कोण होती है, वो कर्क रेखा होती है, दक्षिण में होती है मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी जगह होती है, जितना क्षेत्र है, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय। ये क्षेत्र पूरा जो है वो कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और अपन ये पढ़ते हैं कि जो भारत है वो यहाँ पे है। तो भारत की स्थिति कहाँ से शुरू होती है, तो अपन ये देखते हैं कि 8 डिग्री से शुरू होकर 37 डिग्री तक होता है। अगर कुछ मिनट भी है, लेकिन अपन जो है मेन पॉइंट की बात करते हैं कि 8 डिग्री से शुरू होकर 37 डिग्री तक भारत की जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार में जो है बीच में से कौन गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का अधिकांश क्षेत्र जो है वो इसमें आ गया। तो इसमें ये जगह कौन सी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और ऊपर बात करें तो ऊपर जो है कौन सा आता है, ऊपर आता है शीतोष्ण कटिबंधीय। लेकिन भारत में शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, इसका अपन एक मेन मुख्य कारण ये पढ़ते हैं कि भारत के उत्तर के अंदर जो है कौन उपस्थित है, भारत के उत्तर में हिमालय उपस्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय की उपस्थिति के कारण जो साइबेरिया से या जो रूस से, चीन से जो ठंडी हवाएं आती है, उत्तर पूर्व की तरफ बहते हुए जो है ये ठंडी हवाएं इधर आती है, वो ठंडी हवाएं भारत में हिमालय पर्वत जो है वो रोक लेता है, भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए जो है भारत के अंदर बहुत बार हम ये भी पढ़ते हैं कि जो जलवायु विभाजन का काम कर्क रेखा भारत के अंदर नहीं करती। जलवायु विभाजन कैसे कि कर्क रेखा के जो उत्तर में है वो कौन सी जलवायु आ जाती है, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय आ जाती है। कर्क रेखा से दक्षिण में जो वो कौन सी आती है, उष्ण कटिबंधीय। तो भारत के कर्क रेखा से ऊपर, इसका मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में यहाँ पे तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। क्यों, क्योंकि भारत के अंदर ऐसी स्थिति है कि जहां पर कर्क रेखा जो है वो जलवायु का निर्धारण नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि भारत के उत्तर में क्या होता है, हिमालय की उपस्थिति है। और हिमालय की उपस्थिति के कारण ही जो है ठंडी हवाएं जो ऊपर से, या फिर अपन बात करें उत्तर की ओर से, साइबेरिया से या रूस से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो भारत तक नहीं पहुंच पाती। उसको जो है वो हिमालय रोक लेता है। और हिमालय जो है भारत में जलवायु विभाजन का मेन मुख्य भूमिका निभाता है, कर्क रेखा नहीं निभाती। इसलिए भारत के अंदर जो मुख्य जलवायु पाई जाती है वो कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और साथ में मानसून क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि भारत में जो वर्षा होती है वो मुख्यतः किससे होती है, वो मानसून के द्वारा होती है। और किस प्रकार से मानसून से हवा होती है, ये हम लोग जो है आगे देखते जाएंगे। अब हमने ये देखा जलवायु और मौसम के अंतर क्या डिफरेंस होता है। अपन बहुत बार देखते हैं मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है। तो मौसम क्या होता है, तो मौसम किसी भी जगह पे, किसी जगह में आकस्मिक या तत्काल में जो परिवर्तन हुआ है, जैसे किसी की हवाओं की दिशा में परिवर्तन, या फिर आर्द्रता में परिवर्तन, या तापमान में परिवर्तन, ये तुरंत परिवर्तन होता है, उसको तो मौसम बोलते हैं। जैसे अपन देखते हैं दोपहर में जो है कड़ी धूप होती है और शाम में 1-2 घंटे बाद जो है बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है, तो मौसम जो है वो चेंज हो जाता है। जलवायु और मौसम कैसे अलग है, तो उसी अगर मौसम को कंटिन्यूसली जो मौसम चेंज हो रहा है, उसी मौसम को जो है 30 सालों तक अध्ययन किया जाता है। और 30 सालों तक अध्ययन करके उसका एक पैटर्न बनाया जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, जलवायु। जैसे कि अपने ये देखते हैं कि भारत के अंदर जून में जो है वो
दक्षिण पश्चिम मानसून जो एंटर करता है, तो इसको जो है एक साल के अंदर नहीं एंटर कर रहा, वो हर साल के अंदर पिछले 30 सालों से जो है अध्ययन किया जाता है। तो 1 जून से जो है वो मालाबार तट पर जो है केरल के वो दक्षिण पश्चिम मानसून एंटर करता है, तो उसको एक रेफरेंस मान लिया गया और इसको जो क्या बोला जाता है, जलवायु बोला जाता है। तो मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है, तो किसी स्थान पर मौसम उस जगह को कहता है, उस जगह के तापमान, आर्द्रता, पवन की दिशा के प्रवाह और वायु दाब तथा वर्षा में तत्कालीन जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं मौसम। और जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों तक उस मौसम के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो मौसम के अध्ययन को जो क्या बोलते हैं, जलवायु कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे कारक है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, मतलब जलवायु को बदलने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन कौन से पहले आप इनको देखें। पहला है सबसे स्थिति या विस्तार। किसी भी देश की या किसी भी जगह की स्थिति और विस्तार जो जलवायु परिवर्तन की मुख्य भूमिका निभाता है। कैसे कि हमने अभी देखा है कि जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश हो भले दक्षिण अक्षांश हो, मतलब मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में कौन सी होती है जगह, वो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। फिर उसके दक्षिण और उत्तर में जाएंगे तो उसके बाद आती है शीतोष्ण कटिबंधीय, उसके बाद शीत कटिबंध आता है और उसके बाद ध्रुवीय प्रदेश आते हैं। तो अगर कोई भी किसी भी जगह जो है कोई ध्रुवीय क्षेत्रों में कोई देश है तो उसकी जलवायु ध्रुव के हिसाब से होगी। कोई भी देश जो है अगर वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है तो वहाँ की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय होगी। तो स्थिति या विस्तार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उस देश की या उस जगह की जलवायु क्या होगी। समुद्र से दूरी भी मैटर करती है, कि जब हम आगे पढ़ेंगे ITCZ के बारे में तब थोड़ा सा बातेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि कहीं पर भी अगर ज्यादा गर्मी होगी तो वहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, और वहां पे जो है हवाएं जो गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहाँ जो है एक निम्न दाब का जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वहां पर जब हवाएं चलती है तो हवा मैटर करती है कि वो हवाएं कहाँ से चल रही है। अगर हवाएं आस पास में समुद्र है तो हवाएं चलती हुई जो है अपने साथ में जो है नमी को भी लेके आती है, और इसलिए जो है वहां पे क्या होती है, बारिश होती है। लेकिन जब मरुस्थलों के अंदर जो इस प्रकार की हवा चलती है तो वहां बारिश नहीं होती। तो समुद्र से दूरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण या मायने रखती है कि जो है किस देश में किस प्रकार की जलवायु रहेगी, तो वो समुद्र की दूरी भी निर्भर करती है। उत्तरी पर्वत श्रेणियां, भारत के अंदर उत्तरी पर्वत श्रेणियां जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अपन ने अभी बात की कि पूरे भारत के अंदर जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है भाई, ऊपर से जो है भारत की 23.5 डिग्री मतलब कर्क रेखा से ऊपर तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं होती। क्यों नहीं होती कि भारत के उत्तर में होता है हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत जो रूस से जो ठंडी हवाएं आती उनको जो है रोक लेता है, इसलिए पूरे भारत में क्या होती है, पूरे भारत के अंदर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ये भारत के उत्तर में जो पर्वत श्रेणियां ये भी महत्वपूर्ण भारत के अंदर जलवायु की भूमिका निभाती है। भू आकृति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भू आकृति कैसे कि कहीं पर भी पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं सिर्फ मैदानी इलाका है, कहीं मरुस्थल है। तो कहीं अगर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो वो जो है हवाएं वहां से टकरा के वहां पे बारिश ज्यादा होगी। मरुस्थल है तो वहां पे बारिश नहीं होगी, वहां वनस्पति कम होगी, तो वहां पे जो है हवाएं जो चलेगी वो बहुत ही गर्म हवाएं चलेगी। तो ये भी एक जो महत्वपूर्ण कारक है जो जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद मानसूनी हवाएं तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम को भी डिटेल से पढ़ेंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ इनको भी हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे, और ला नीनो और अल नीनो जो प्रभाव होते हैं इनको भी हम जो है आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, मानसून कैसे बनता है, मानसून होता क्या है। तो सबसे पहले अपन यही ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मानसून बनता कैसे है, मानसून शब्द कैसे बनता है। तो मानसून शब्द जो बना है वो एक शब्द से बना है जिसका नाम है मौसम। और मौसम किस भाषा का शब्द है, मौसम जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ जिसका मतलब है ऋतु में परिवर्तन, जिसका अर्थ होता है ऋतु में परिवर्तन। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, भारत के अंदर प्रमुख जो है बारिश होती है, जो 90% बारिश होती है, 90% जो भारत के अंदर वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को रेफरेंस लेके चलते हैं। तो जब गर्मी की ऋतु आती है तो भारत में क्या होता है, भारत में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत पड़ती है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे तो किस प्रकार से सूर्य की किरणें जो है अर्थ के ऊपर कर्क रेखा पर मकर रेखा पर पड़ती है, वो थोड़ा सा आगे देखेंगे। इससे यहाँ एक निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है, और इस निम्न दाब के कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अनुपस्थित हो जाती है तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। अभी अपने को थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट लग रहा है समझने में, तो अपन इससे पहले ना थोड़ा सा इस ITCZ को समझते हैं, और उसके बाद जो है मौसम की क्रियाविधि को या फिर मानसून को कैसे समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये ITCZ होता है क्या, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है। ठीक है, अंतर का क्या होता है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस
जोन। क्या होता है ITCZ? ये एक जो है ये लो प्रेशर जोन होता है। ये क्या होता है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता है, एक प्रकार का लो प्रेशर जोन होता है। सबसे पहले हम लोग जो है सूर्य की, जब पृथ्वी घूर्णन करती है सूर्य के चारों तरफ, तो सूर्य की जो है स्थिति को देखते हैं, सूर्य किस प्रकार स्थित रहता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो दिशा होती है ये है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को। तो सूर्य जो है 22 मार्च को जो है वो सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और 22 मार्च के बाद क्या होता है, सूर्य की गति किधर हो जाती है, उत्तर की तरफ होती है, जिसको हम बोलते हैं कि 22 मार्च के बाद सूर्य जो है उत्तरायण की तरफ शुरू होता है। और उत्तरायण की तरफ आते आते जो है कहां तक पहुंचता है, कर्क रेखा तक पहुंचता है। कब तक? 21 जून तक। तो 21 जून को जो है कर्क रेखा पर भारत जो है कर्क रेखा पर सूर्य की किरण जो है वो सीधी या फिर परपेंडिकुलर या लंबवत रह पड़ती है। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती है? 21 जून को। 22 मार्च को जो भूमध्य पर रेखा पर सीधे चमकता है। उसके बाद सूर्य जो है वापस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वापस आने के बाद लगभग 31 सितंबर को जो है ये वापस कहाँ आता है, ये वापस ITCZ के सॉरी भूमध्य रेखा के पास आ जाता है। और उसके बाद सूर्य कहाँ शुरू हो जाता है, वो दक्षिणायन शुरू हो जाता है। उसके बाद सूर्य जो वो दक्षिणायन शुरू हो जाता है। और ये नीचे कौन सा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी होती है, मकर रेखा। और मकर रेखा पर जो है वो 22 दिसंबर को सीधा चमकता है। इसमें अपन लोग ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि दिन और रात कब बराबर होते हैं। जब दिन और रात कब बराबर होंगे, जब सूर्य एकदम बिल्कुल बीच में होगा, तब पूरी की पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मतलब 22 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। अपन जो है उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तर की तरफ रहते हैं। भारत की जो स्थिति अपन देखे हैं उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। तो भारत के में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। और भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, जब सूर्य दूर होगा तो सबसे छोटा दिन होगा। तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। ये हम लोग जो है पढ़ते हैं, सबसे छोटा दिन या सबसे बड़ा दिन, और कब दिन और रात बराबर होते हैं। जब देखो सूर्य जब विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, तो अपन क्या, जहां सूर्य की जो है लंबवत किरणें पड़ती हैं, सीधी किरणें पड़ती है, तो वो जगह पे क्या होती है, हवा जो है वो क्या हो जाती है, हवा गर्म हो जाती है। और जब भी कभी हम जैसे इन जनरल हम ये एग्जांपल देखते हैं कि कभी भी पानी को गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करने की भाप क्या होती है, भाप गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। तो हवाएं गर्म होकर क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और ये भी अपन देखते हैं, साइंस का भी एक रूल अपन ये भी पढ़ते हैं कि जो प्रेशर होता है वो किसके 1/T, इसका जो रिलेशन होता है, जो तापमान अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है वो हवा का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दाब जो है वो कम हो जाएगी। तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म होके, ये हम याद रखेंगे, जब प्रेशर जो तापमान ज्यादा हो जाएगा तो हवाएं गर्म होके ऊपर उठ जाएगी। तो हवाएं गर्म होके ऊपर उठ जाएगी तो नीचे क्या रहेगा, नीचे जो है वो लो प्रेशर जोन उपस्थित हो जाएगा, जिसको मतलब सॉरी निम्न दाब या निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इसी को क्या बोला जाता है, ITCZ। वायुमंडल अपने आप को जो है वो एक स्टेब्लिश रहना चाहता है। अपन देखते हैं, एक सेकेंड। जब हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो वायुमंडल जो है इस हवाओं की पूर्ति करने के लिए क्या होता है, साइड में जो है आसपास की क्या होती है, हवाएं चलती है। और आसपास की हवाएं चल के क्या करती हैं, इस जो है निम्न दाब के क्षेत्र को क्या कर देती हैं, फिल कर देती हैं। अपन क्या बात कर रहे हैं, इसी की बात करें। इस निम्न दाब के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ITCZ या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स बोला जाता है। यही होता है इंटरजेंस। अब जब सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब उत्तर की दिशा में जाता है, तो ITCZ भी ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य की जो है, अगर सूर्य यहाँ आया तो इसकी लंबवत किरण यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पड़ेगी तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, और यहाँ गर्मी ज्यादा होगी तो ITCZ भी यही होगा। जहां गर्मी ज्यादा होगी वहीं पर जो है निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसी निम्न दाब के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, उसी निम्न दाब के क्षेत्र को ITCZ कहा जाता है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। जब जो है सूर्य अगर यहाँ आए तो सूर्य की किरण यहाँ जो है लंबवत पड़ रही है या सीधी चमक रही है, तो ITCZ यहाँ हो जाएगा। तो ITCZ या फिर जो ये जोन है, ये लो प्रेशर जोन है, ये मूव करता रहता है जैसा सूर्य के साथ साथ। ITCZ को समझ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अगर ITCZ यहां पे है, अगर ITCZ यहां पे, मतलब सूर्य जो है अब कहां पे है, सूर्य की लंबवत किरणें जो है विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, लो प्रेशर। यहाँ पे हवाएं क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर या फिर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। इस निम्न दाब को क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की हवाएं चलेगी। हवाएं कहाँ से आती है, तो अपन हमेशा ध्यान रखेंगे 35 डिग्री नॉर्थ से
और 35 डिग्री साउथ से, यहाँ से हवाएं चल के आती है। और हवाओं की दिशा भी ध्यान रखना, कहाँ से आती है, ये हवाएं आती है उत्तर पूर्व से। जो नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चल के आती है वो आती है उत्तर पूर्वी से, और दक्षिण गोलार्ध में आती है वो दक्षिण पूर्व से चल के आती है। अपन देखते हैं इधर की साइड कौन सी होती है, पूर्व होती है, और नीचे से आ रही मतलब दक्षिण पूर्व। इधर की साइड जो कौन सी होती है वो पूर्व होती है, और ऊपर से आ रही मतलब उत्तर पूर्व। ये हवाओं की दिशा क्या होती है, इन हवाओं को क्या बोलते हैं, जब ये ITCZ बनता है तो यहाँ ITCZ या निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए जो हवाएं चलती है, इन हवाओं को क्या कहा जाता है, इन हवाओं को जो है व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इन पवनों को क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवनें कहा जाता है। व्यापारिक पवनें जो है कहाँ, दिशा अपने को हमेशा ध्यान रखनी है व्यापारिक पवनों की, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दोनों के साथ में पूर्व याद रखना है। तो ये व्यापारिक पवनों के बारे में देख लिया। उसके बाद में एक और याद आता है अपने को, जो फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या कहता है, फेरल का नियम जो है, जो मानसून के बारे में या फिर हवाओं की पवनों की दिशा के बारे में क्या बताता है कि जब सूर्य जो है वो उत्तरायण होता है, जब मतलब उत्तर मतलब कर्क रेखा पर चमक रहा होता है, जब सूर्य यहाँ पे अगर उत्तर रेखा में कर्क रेखा पर चमक रहा होता है तो क्या होता है, इन जो ये ऊपर वाली दिशाएं हैं उत्तर पूर्व की तरफ जो हवाएं आती ये जो है विलुप्त हो जाती है, ये हवाएं नहीं चलती। फिर क्या होता है, जो ये दक्षिण पूर्व से जो हवाएं आ रही है ये भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। ये क्या करती है, यहाँ से भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में आने के साथ इनमें परिवर्तन क्या होता है, इनमें परिवर्तन होता है कि ये जो है अपने से दाएं और मुड़ जाती है, ये अपने से दाईं और मुड़ जाए। जब ये अपने जो है दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो ये अपने से दाईं और, दक्षिण गोलार्ध में क्यों जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में क्यों जाएगी, क्योंकि ITCZ मान लो यहाँ बढ़ा है, क्योंकि जहां सूर्य चमकेगा वहीं तापमान ज्यादा होगा और वहीं पर जो है वो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वहीं पर निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए क्या होगी, हवाएं चलेगी। तो अगर यहाँ है तो यहाँ से हवा कहां से जाएगी, ऐसे जाएगी। इस प्रकार से हवाएं जो है, जो दक्षिण पूर्व से आ रही थी वो हवाएं क्या होती हैं, वो हवाएं जो है अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं या फिर अपनी दिशा चेंज कर लेती हैं, और किस साइड मिल जाती है, वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। और ये नियम किसका है, फेरल का। फेरल यही कहता है कि भाई जो उत्तरी दक्षिण गोलार्ध से या दक्षिण पूर्व से जो हवाएं आती है वो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ में या फिर निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं जो है वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। अब थोड़ा सा अपन जो है जो थ्योरी है वो पढ़ते जाएंगे। पहला है व्यापारिक पवनें क्या होती है। व्यापारिक पवनें हमने देख ली, जब सूर्य जो है कहीं पर भी चमक रहा होता है तो वहां पे जो है निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, या फिर जब सूर्य जो है विषुवत रेखा पर चमक रहा होता है, 0 डिग्री अक्षांश पर जब चमक रहा होता है तो उत्तर पूर्व से और दक्षिण पूर्व से जो है हवाएं चलती हैं जो उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आती है, और उन हवाओं को क्या, उन पवनों को क्या कहा जाता है, उन पवनों को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। पवनों की गति के रूप में फेरल का नियम हमने पढ़ लिया कि जब जो है ITCZ जो है या फिर सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ भी उत्तर की ओर चला जाता है, और उत्तर की ओर जब ITCZ के जो है वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है तो उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए कौन सी, ये पवनें तो विलुप्त हो जाती है ऊपर वाली, नीचे वाली पवनें ऊपर की साइड जाती है, तो ऊपर की साइड जाती है तो ये पवनें जो है वो कहाँ मुड़ जाती है, इस प्रकार से दाईं ओर मुड़ जाती है। अब जो है मानसून की उत्पत्ति को हम लोग वापस देखते हैं। मानसून की उत्पत्ति क्या कहती है कि जब सूर्य की किरणें जो है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है। अपने जो है गर्मी की ऋतु कब आएगी, जब सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध में रहेगी, क्योंकि हमारा भारत जो है, भारत की स्थिति कहाँ पे है, वो उत्तरी गोलार्ध में है। जब उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है तो निम्न दाब का क्षेत्र जिसको अपन ने पढ़ा ITCZ का निर्माण होता है, और इस निम्न दाब के क्षेत्र के कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अनुपस्थित हो जाती। तो अपन जब ये निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ऊपर से जो उत्तर पूर्व की तरफ से आ रही है ये हवाएं अनुपस्थित हो जाएगी। ठीक है, ये मान लो क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ये हवाएं चल रही थी ना, ये फिर अब अनुपस्थित हो जाती है, सिर्फ यही चल रही होती है, अनुपस्थित हो जाती है, तथा दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर लेती है, ये विषुवत रेखा को पार कर लेती है और उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। और फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में आने पर ये पवन अपनी दाहिनी ओर अर्थात उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, और ये पवन लंबी समुद्री यात्रा कर आ रही होती है, अतः जल वाष्प से युक्त होती है। ये पवनें क्या होती है, फिर फेरल के नियम के अनुसार जब भूमध्य रेखा को पार कर लेती थी अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, और दाईं ओर मुड़ जाती थी कौन सी दिशा में चलती है, फिर अपने जो है उत्तर पूर्व ओर की दिशा, और मतलब इधर की साइड चल रही है मतलब पूर्व दिशा में चल रही है, और ऊपर चल रही है मतलब उत्तर दिशा में। तो ये दिशाएं जो है अपनी दक्षिण पूर्व की दिशा चेंज करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है। और यहाँ पे अपने को पता है यहाँ समुद्र है, तो जब कोई भी हवा जब समुद्र के ऊपर से चलेगी तो वहां पे जो है समुद्र के ऊपर क्या होता है, जल वाष्प, तो वो जल वाष्प को ग्रहण कर लेती है, तो उस हवा
उस पवन के अंदर पर्याप्त क्या होती है, आर्द्रता हो जाती है, नमी हो जाती है। लंबी समुद्री यात्रा कर आ रही होती है तो जलवाष्प बहुत सारा होता है उसके अंदर। ये दक्षिणी पूर्वी मानसून पवन भारतीय उपमहाद्वीप दो भागों में, तो इसी को क्या बोला जाता है, दक्षिणी पश्चिम मानसून बोलते हैं। अब इसको अपन तो बोल रहे हैं कि उत्तर पूर्व से आ रही है, तो इसको दक्षिण पश्चिम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये भारत के अंदर प्रवेश कर रही, मान लो भारत यहाँ पे है, तो भारत के अंदर प्रवेश कर रही है, तो भारत के अंदर कौन सी दिशा है, तो ये दिशा दक्षिण है, और इधर की दिशा कौन सी है, पश्चिम। तो भारत के अंदर जब ये प्रवेश कर रही है तो ये कौन सी दिशा से प्रवेश करती है, दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है। इसलिए भारत में इस मानसून को क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के अंदर दो शाखाओं से जो है हवा बारिश होती है। एक तो हवा यहाँ से चलती है, तो एक तो हवा से जो है इस हवा से जो है बारिश होगी, और एक इधर की हवा से या इधर की दिशा से हमारे जो है बारिश होगी। इसको कहा जाता है अरब सागर की शाखा, इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। आगे पढ़ लेते हैं, हम 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं, अब आगे जो है डिटेल में जो है थ्योरी कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद में हम टॉपिक पढ़ेंगे भारत में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाविधि। भारत में ग्रीष्म ऋतु जो है किस प्रकार से क्रियाविधि रहती है, गर्मी की ऋतु कब शुरू होती है वो देखते हैं। तो मार्च और अप्रैल में जो है, मार्च में अपन देखते हैं कि फरवरी के बाद जो है मार्च में भारत में गर्मी शुरू हो जाती है, और किस प्रकार से उसकी क्रियाविधि रहती है। तो 22 मार्च के बाद सूर्य जो है उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। अपन ने ये देखा कि 22 मार्च को जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर जो है लंबवत चमकता है, और उसके बाद वो कहां से शुरू हो जाता है, उत्तर की ओर जाना शुरू हो जाता है। 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने के साथ मार्च और अप्रैल के महीनों में पश्चिम उत्तर भार जो है गर्म होने लगता है, जिसके चलते पश्चिम उत्तर भारत में वायुमंडल में एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए वहां की स्थानीय हवाएं चलती है। ये देखो पॉइंट क्या है कि मार्च और अप्रैल में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ भूमध्य रेखा है, तो ये 22 मार्च के बाद जो है वो सूर्य उत्तरायण की ओर शुरू हो जाता है, मतलब सूर्य जो है ये इधर की साइड आना शुरू हो जाता है। जब सूर्य इधर की ओर आना शुरू हो जाता है तो पश्चिम उत्तर भारत, जैसे राजस्थान गुजरात जैसी जगह है, पश्चिम उत्तर भारत में क्या होता है, यहाँ पे गर्मी बढ़ने लगती है। यहाँ पे गर्मी बढ़ने लगती है, और जहां गर्मी बढ़ेगी अपने को पता है वहां हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो आसपास की हवाएं जो है वो चलेगी, और इस जो है निम्न दाब के क्षेत्र को फिल करेगी। और यहाँ पे जो निम्न दाब के क्षेत्र को फिल करने की जो हवाएं चलती हैं वो कैसी चलती हैं, यहाँ आसपास में धूल होती है तो वो धूल भरी होगी, बारिश तो होगी नहीं। आसपास की जो है स्थानीय हवाएं चलती है, कोई बाहर से जो है ये अरब सागर से हवाएं नहीं आती, तो अरब सागर से नहीं आती थी ना, स्थानीय हवाओं में तो कोई नमी की मात्रा तो होगी नहीं, तो नमी की मात्रा नहीं होगी तो हवाओं में जो है कोई भी बारिश नहीं होगी, ये सिर्फ धूल भरी आंधियां होंगी। तो इस निम्न दाब के वायु क्षेत्र को भरने के लिए उत्तर भारत की स्थानीय हवाएं चलती है, इन हवाओं में पर्याप्त नमी नहीं होती, जिसके कारण ऊपर उठकर ये हवाएं वर्षा नहीं करती, और परिणाम स्वरूप मार्च और अप्रैल के महीनों में उत्तर भारत में क्या होता है, धूल भरी आंधियां चलती है। आगे हम लोग देखेंगे मई के अंदर क्या होता है। मई का पहले देखते हैं। मई के महीने के पहले सप्ताह में जो है ITCZ भारत के उपमहाद्वीप दक्षिणी छोर पर प्रवेश करता है, जिसके कारण दक्षिणी भारत की हवाएं जो है निम्न दाब की ओर आकर्षित होती हैं, और ये हवाएं आपस में टकराकर परिणाम स्वरूप दक्षिणी भारत में वर्षा होती है। ये क्या बताना चाह रहा है ये अपन देख रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। मई के महीने के जो शुरुआत में क्या होता है, ITCZ, यहाँ अपन मानसून की बात नहीं कर रहे हैं, ITCZ जो है जब 22 मार्च से शुरू हुआ था, ITCZ जो है वो सूर्य के साथ साथ चलता है। 22 मार्च को सूर्य जो है उत्तरायण होना शुरू हुआ था, और मई आते आते जो है ये जो कहाँ पहुंच जाता है, ये दक्षिणी भारत तक पहुंच जाता है। तो ये दक्षिणी भारत तक जो है ITCZ कब पहुंच जाता है, वो मई के पहले सप्ताह तक पहुंच जाता है। और जब ITCZ यहाँ पहुंच गया, ITCZ है क्या, अपन ने अभी देखा ITCZ कुछ और नहीं है, वो एक निम्न दाब का क्षेत्र है। तो निम्न दाब का क्षेत्र होगा तो उसको भरने के लिए हमेशा क्या होती है, वहां की हवाएं चलती है। उस निम्न दाब को भरने के लिए वहां जो है स्थानीय हवाएं चलती है, और हवाएं जो है यहाँ पे देखो दक्षिण भारत में चारों तरफ क्या है, समुद्र है। तो दक्षिण भारत में समुद्र होने के कारण जो हवाएं जो है वो कहाँ से आएगी, समुद्रों के ऊपर से आएगी। इसका मतलब इन समुद्रों से ऊपर से आएगी तो वो समुद्र के ऊपर जो जल वाष्प होता है, वो जल वाष्प के साथ इनमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, और इसलिए मई के महीने में जो दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के अंदर क्या होती है, बारिश होती है। तो ये पॉइंट देख लिया। तो मई के अंदर जो बारिश होती है ये मानसून की बारिश नहीं है। इस बारिश को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मानसून पूर्व फुहार या मानसून पूर्व फुहार कहा जाता है। और मानसून पूर्व फुहार जो है यहाँ पे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई फसलों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। केरल के अंदर उस समय जो है आम के जो है फूल लग रहे होते हैं, तो इसको केरल के अंदर आम्र वर्षा भी कहा जाता है।
कर्नाटक के अंदर कॉफी की ऋतु चल रही होती है, कॉफी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कॉफी वर्षा भी कहते हैं। और कर्नाटक में इसका एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में बहुत नजदीक होने के कारण वायुमंडल में नमी अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाती है, वायुमंडल में नमी हो जाती है और इसीलिए ये हवाएं दक्षिण भारत में वर्षा करती है। इसे हम मानसून पूर्व, ये मानसून का आगमन नहीं, ये मानसून से पहले होती है, इसके लिए इसको बोलते हैं मानसून पूर्व फवार। मानसून पूर्व फवार मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों की विशेषता है। और ये मानसून पूर्व फवार अलग अलग नामों से जाना जाता है, इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। केरल के अंदर इसको आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि आम के फल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और कर्नाटक में इसको क्या बोला जाता है, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ये मई के मौसम की क्रियाविधि थी। और जून के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जून के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा विजिबल कम होगा, सॉरी अभी तक मई का ही चल रहा है, तो मई का कुछ और रह गया। मई के महीने के अंत में ITCZ जो है वो जब कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है कि जब मई के अंत तक, मई के शुरुआत में तो क्या होता है, वो दक्षिण भारत से प्रवेश करता है, फिर वो धीरे धीरे आपको पता है सूर्य के साथ साथ उत्तर की ओर चलता शुरू हो जाए। तो मई के आखिर में क्या होता है, मई के अंतिम सप्ताह तक, लास्ट मई तक, मई के लास्ट दिनों तक वो क्या होता है, वो कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है। तो कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है और कर्क रेखा में महत्वपूर्ण क्या है, ये पश्चिम बंगाल में पहुंच जाता है। ITCZ जो निम्न दाब का क्षेत्र है, तो यहाँ इसको भरने के लिए जो है यहाँ की स्थानीय क्या चलेगी, हवाएं चलेगी। और ये हवाएं चलेगी, कई बार तो ये हवाएं जो है धूल भरी आंधी होती है क्योंकि आसपास इधर से आती है। कई बार क्या होता है, ये हवाएं कहाँ से आती है, बंगाल की खाड़ी से उठ के आती है। तो यहाँ पे ITCZ जब इतना मजबूत होता है तो हवाएं जो है बहुत ही प्रेशर के साथ आती है, तो बहुत ही प्रेशर के साथ आती है। तो यहाँ पे वर्षा भी होती है पश्चिम बंगाल में मई के लास्ट में, मई के लास्ट दिनों में पश्चिम बंगाल में वर्षा भी होती है। और कई बार जो है बहुत ही खतरनाक भयानक तूफान भी आते हैं। और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी भी बोला, पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी भी बोला जाता है। यहां से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। मई के अंत में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जब कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है तो पश्चिम बंगाल के मौसमी हलचल के केंद्र बन जाता है। इस समय पश्चिम बंगाल में बहुत तेज धूल भरी आंधियां चलती हैं और यदि वायु में नमी हो जाती है तो पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा भी होती है। अगर हवाएं इधर से चलेगी तो धूल भरी आंधियां चलेगी, और हवाएं अगर बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आएगी तो वहां पर जो है भारी वर्षा होगी। पश्चिम बंगाल में मई के महीने के अंत में आने वाली इन तेज तूफानों से बहुत ही ज्यादा विनाश होता है। इन तो मई के अंत में जो इन तूफान आता है, क्योंकि ITCZ को भरने के लिए बहुत ही तेज हवाएं चलती है, तो इनसे बहुत विनाश होता है और इसलिए इसको जो है क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी भी बोला जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे जून में मौसम की क्रियाविधि। जून में मौसम, जून के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 1 जून से जो है वो मानसून जो है मालाबार तट पर प्रवेश करता है। मई के अंत तक या 1 जून को क्या होता है, सबसे पहले ये देखो कि जो ये जगह है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, ये जो जगह है इसको क्या है, ये है पश्चिम उत्तर जगह है, पश्चिम और उत्तर की जगह है। पश्चिम उत्तर जगह में क्या होता है, ITCZ खुद को स्थापित कर लेता है, मतलब ये परमानेंट यहाँ पे सेटल हो जाता है काफी समय के लिए, तो यहाँ पे सेटल हो जाता है। अब क्या होता है, अब ये ITCZ इतना पावरफुल हो जाता है कि इन जो आसपास की हवाएं चलती है, ये तो चलती है, ये तो कम नहीं होती, और इसे जून के महीने में तेज और होती है। अपन ये भी देखते हैं कि जून के महीने में राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बहुत ही तेज हवाएं चलती है, इनको लू बोला जाता है। लू जून के महीने में जो चलती है ये ITCZ को भरने के लिए, लेकिन इन हवाओं से कुछ नहीं हो पाता। तो ये हवाएं कहाँ से आती है, ये हवाएं जो अरब सागर की साइड से आती है। अरब सागर में कहाँ से, जो दक्षिण पूर्व में जो व्यापारिक पवनें हैं, जो दक्षिण पूर्व में विषुवत रेखा के नीचे से जो चल रही होती है, वो क्या होती है, दाहिनी ओर मुड़ जाती है फेरल के नियम के अनुसार, और फिर ये जो अरब सागर की ओर से यहाँ पे आती है। इस ITCZ को भरने के लिए बहुत ही पावरफुल हवाओं की जरूरत होती है, जो यहाँ पे नहीं हो पाती। तो हवाएं नीचे से यहाँ से जो है चल के आती है, इसको अपन जो क्या बोलते हैं, मानसून। तो यहाँ से हवाएं जो चलती है, लोकल हवाएं, इनको तो बोला जाता है लू। और उसके बाद भारत में कौन एंटर करता है, मानसून। और भारत में मानसून की एंट्री होती है वो 1 जून से होती है। और केरल का जो तट है, अपने नाम पढ़े थे कि गोवा का जो तट है उसको जो है क्या बोला जाता है, कोंकण तट बोलते हैं, कन्नड़ तट बोलते हैं, कर्नाटक के तट को। और केरल के अंदर केरल का जो तटीय पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। तो केरल के मालाबार तट पर जो है मानसून की शुरुआत होती है, कहाँ से, 1 जून से। और पहली बार जो है इसको बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। जब केरल में 1 जून को मानसून से वर्षा होती है, इसको बोलते हैं मानसून प्रस्फोट बोला जाता है, या फिर मानसून का आगमन हो जाता है।
यहाँ से देखते हैं 1 जून तक उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ अपने आप को पश्चिम उत्तर भाग में अपने आप को जो है स्थापित कर लेता है, जिसके चलते पश्चिम उत्तर भाग में निम्न वायुदाब का क्षेत्र और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ये निम्न दाब का ITCZ जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो का केंद्र आसपास की हवाओं को और अधिक अपनी शक्ति से अपनी ओर जो है आकर्षित करता है, जिसके चलते मई महीने के अंत में और जून महीने के प्रारंभ में पूरे भारत में बहुत ही गर्म हवाएं चलती है, जिनको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, वापस जून के बारे में जून में ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब पश्चिम उत्तर भारत में ITCZ 1 जून के पास अपने बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो जाती है, तो ये हिंद महासागरीय आर्द्रता वाली हवाओं को अपनी ओर खींचता है। जब ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो आसपास की हवाओं के अलावा जो अरब सागर में या हिंद महासागर में जो हवाएं चल रही होती है उनको भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। भारत में हिंद महासागर से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से प्रवाहित होकर आती हैं, इसलिए इनकी जो है हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। हवाएं कहाँ से आती है, हवाएं जो है यहां से आएगी, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। अपन दिशा ऐसे पढ़ते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये कौन सी देगी, साउथ वेस्ट। तो इधर की साइड से हवाएं आ रही है तो ये हवाओं की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। और अपने मानसून भी कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिम मानसून। ठीक है, भारत में 90% वर्षा जो है इसी दक्षिणी पश्चिम मानसून से होता है, जो अपने डिस्कस कर लिया है। दक्षिणी पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो है कहाँ पे आता है, केरल के पश्चिम घाट पर्वत से टकराकर केरल के मालाबार तट पर जो है 1 जून को वर्षा करता है। और इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून क्रमशः उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, ऐसे उत्तर की ओर चलता रहता है। शुरुआत कहाँ से होती है, केरल के मालाबार तट से। ये थ्योरेटिकल पार्ट था जो हमने पढ़ लिया, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं था। अब आगे देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। देखो ग्रीष्म मौसम, गर्मी की ऋतु के मौसम के बारे में हमने अब मार्च अप्रैल 22 मार्च को जो सूर्य जो उत्तरायण शुरू हो जाता है, उसके बाद पश्चिम उत्तर भाग में जो है गर्मी बढ़नी शुरू होती है, तो वहाँ पे धूल भरी आंधियां चलती है। उसके बाद मई के मौसम में क्या होता है, ITCZ मई के शुरुआत में जो है दक्षिण भारत में प्रवेश करता है, इसलिए वहाँ पे जो बारिश होती है उसको मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। केरल के अंदर आम्र वर्षा और कर्नाटक के अंदर जो है इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है ITCZ या फिर सूर्य जो उत्तरायण की ओर चलते चलते जो है मई के अंत तक वो कहाँ पहुंच जाता है, वो कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है। तो कर्क रेखा पर कौन है, पश्चिम बंगाल। तो वहाँ पश्चिम बंगाल में ITCZ या फिर वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उच्च निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की हवाएं चलती है। जब हवा में नमी की मात्रा नहीं होती तो धूल भरी आंधियां चलती है, और जब वायु हवा के अंदर जो नमी की मात्रा होती है, बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं आती है तो वहां पर जो है भयानक तूफान आते हैं या फिर बहुत ही तेज बारिश होती है, जिसको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। जून के अंदर क्या होता है, मानसून एंटर कर जाता है, कहाँ से, दक्षिण पश्चिम मानसून एंटर कर जाता है केरल के मालाबार तट से। और पहली बार 1 जून को केरल के मालाबार तट पर वर्षा होती है, और इसको मानसून प्रस्फोट भी कहा जाता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में कुछ और पॉइंट जो रह गए हैं, तो ये देखो हॉट एयर रेजिंग का क्या हो गया, ये निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हो जाता है, और इनको भरने के लिए हवाएं चलती है। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 प्रमुख शाखाएं जो है, 2 प्रमुख शाखाओं से वर्षा होती है। एक तो अरब सागर की शाखा है, और एक कौन सी शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा है। कोई ज्यादा नाम नहीं, नाम से ही पता चल रहा है कि इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर से आ रही है तो अरब सागर की शाखा हो गई, और यहाँ पे जो है ये बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही तो बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई। इनको थोड़ा डिटेल में हम लोग जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर की शाखा जो है किस प्रकार से भारत के अंदर हवा या फिर किस प्रकार से हवा क्या बारिश करती है, आप पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम 1 जून को केरल के मालाबार तट पर वर्षा होती है, तथा इससे मानसून का प्रस्फोट या मानसून का विस्फोट भी कहा जाता है। जो हमने बता दिया कि सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर वर्षा होती है, इसको मानसून का प्रस्फोट भी कहा जाता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होने वाली वर्षा स्थलाकृति द्वारा निर्धारित होता है। जब पवनें पहाड़ी से टकराकर स्थलाकृति क्या होती है वो हम लोग देख रहे हैं। जब हवाएं यहां से चल के आ रही है तो यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। जब अरब सागर से आ रही होती है हवाएं, तो अरब सागर के ऊपर जो है जल वाष्प से ये क्या हो जाती है, इनमें पर्याप्त नमी हो जाती है। नमी होने के साथ साथ आपको पता होगा यहाँ पे क्या है, पश्चिम घाट पर्वत। पश्चिम घाट पर्वत, जब हवाएं पश्चिम घाट पर्वत ही नहीं बाकी किसी भी पर्वत से टकराती है तो एक ही रूल से अपन लागू होता है कि जब हवाएं पहाड़ों से टकराती है तो पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है, और ऊंचाई पर जब ऊपर उठेगी हवाएं, कुछ भी चीज अगर ऊपर उठेगी, अपन ये भी देखते हैं कि जब पहाड़ों की जब ऊंचाई बढ़ती है तो वहां पे तापमान क्या होता है, तापमान की कमी आती है। तो जब हवाएं ऊपर उठेगी तो ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब तापमान कम हो जाएगा तो हवा क्या हो जाएगी, जो हवा ऊपर थी, जो इस हवाओं के साथ जो नमी थी, वो नमी क्या हो जाएगी, वो नमी संघनित हो जाएगी।
संघनन क्या मतलब क्या होता है? जब किसी भी हवा को जो है, जो भी कोई लिक्विड एयर होती है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसको संघनन बोलते हैं। जब हवा जो है पानी बन जाएगी तो उसको बोलते हैं संघनन। तो जब ये हवा ऊपर उठेगी तो वहाँ तापमान की बहुत ज्यादा कमी होगी, तो कमी होगी तो हवा क्या हो जाएगी? हवा का हो जाएगा संघनन। संघनन होने के साथ हवा जो है क्या बन जाएगी? पानी। और यहाँ पे क्या हो जाएगी? वो अपने के साथ जितना भी जल है वो जल को गिरा देगी और इसको यहाँ पे क्या होगी? वर्षा होगी। ये बात आप समझ लें। एक बार वापस सुना देता हूं मैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब बाहरी हवा क्या जो इस्तेला करती है, जो है बारिश को कैसे निर्धारित करते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो इस्तेला करते का मतलब होता है पहाड़। जब पहाड़, जब किसी भी कोई भी हवा, जैसे हवा के अंदर नमी है, वो किसी भी पहाड़ से टकराएगा तो हवा जो है पहाड़ से टकरा कर ऊपर उठ जाती है। और जब वो ऊपर उठ जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा? तापमान में कमी आ जाएगी। ये एक फेमस जो है नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि जब ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में कमी आएगी। तो हवा ऊपर उठेगी तो तापमान में कमी आएगी। तापमान में कमी आएगी तो हवा जो है संघनित हो जाएगी, मतलब हवा थी वो पानी बन जाएगी और हवा में जो नमी थी वो नमी बारिश के रूप में नीचे गिर जाएगी। तो और जब ये तापमान में कमी होती है, इसको भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हवाएं पहाड़ों से टकरा कर या पर्वतों से टकरा कर ऊपर उठती है तो उसके तापमान में कमी आती है, और इस कमी को क्या बोलते हैं? इस कमी को एडियाबैटिक ताप ह्रास बोला जाता है। तो ये पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा इस तरह करती है कि पहाड़ों के द्वारा निर्धारित होती है। जब पवनें पहाड़ से टकराकर ऊपर की ओर उठती है, जब पहाड़ों से टकराकर ऊपर की ओर उठती है, तब इन पवनों के तापमान में कमी आती है। पवनों का जो हवा का जो है तापमान कम होता है। इस तापमान की कमी को जो है एडियाबैटिक ताप ह्रास कहा जाता है। और तापमान में आई कमी से आर्द्रता जो है, वो जो इसके अंदर वायु में नमी थी वो संघनित हो जाती है और बारिश के रूप में गिर जाती है। अरब सागर शाखा से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ जो छोटी थोड़ी सी ऊंची। ये थोड़ा सा पॉइंट समझ लो कि जब ये उत्तर की ओर जाएगी तो सबसे पहले क्या होगी? नीचे जो पश्चिम घाट पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां, उनसे टकरा कर जो है काफी नमी को तो जो है यहाँ छोड़ देगी, तो हवा में नमी भी कम बचेगी। और उसके बाद थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाओगे तो यहाँ की जो पर्वतीय चोटियां हैं, जैसे अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, इनकी जो ऊंचाई जो है दक्षिण भारत की पर्वतों की तुलना में क्या है? कम है। इसलिए यहाँ पे जो है बारिश उत्तर की ओर कम होती है, दक्षिण में ज्यादा होती है। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून का ही एक तो कुछ पॉइंट बच गए हैं। इसके पश्चात अरब सागर की शाखा जो है, अरब सागर की शाखा जो इस प्रकार से चलती है। एक सेकेंड, ये आगे जो है भारत के अंदर प्रवेश कर लेती है और आगे चलती हुई कहाँ जाती है? नर्मदा और तापी की जो भ्रंश घाटियां यहाँ पे प्रवेश करती हैं, या सतपुड़ा के पर्वत श्रेणी के ऊपर प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवेश कर पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा कैसे आगे? एक सेकेंड है, हाँ ये पढ़ना था, सॉरी है। इसके पश्चात अरब सागर की शाखा जो है नर्मदा और तापी नदी घाटी की जो है प्रवाहित होते हुए अमरकंटक में वर्षा करती है। यहाँ पर जो है अमरकंटक पर्वत है, तो अमरकंटक किसका पार्ट है? हमने ये पढ़ा था कि सतपुड़ा का पार्ट है ना। राजपीपला, महादेव, मेकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जहां से नर्मदा और सोन नदियां निकलती है। तो अमरकंटक पे वर्षा करती है, यहाँ पे आगे बढ़ती हुई, और फिर आगे क्या करती है? इसके बाद ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भी गिरती है। फिर गुजरात के सौराष्ट्र के अंदर आपको पता है गिर, मांडव, गिरनार की पहाड़ियां हैं, वहां पर बारिश होती है। किस वजह से? अरब सागर की शाखा से। इसके बाद जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है हवाएं आती हुई कहाँ आती हैं? राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, तथा अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर से टकराकर माउंट आबू में वर्षा करती है। माउंट आबू में बहुत ज्यादा बरसात होती है। इसका क्या कारण है? कि माउंट आबू जो है वो, माउंट आबू में जो गुरु शिखर है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ से टकरा पे यहाँ पे क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है, यहाँ से टकरा के जो है हवाएं, ये तो अपने पॉइंट से पढ़ लिया कि हवा बारिश कैसे होती है, कि हवा जो है पर्वतों से टकराती है, पर्वतों से टकरा के हवा ऊपर उठने के साथ साथ जो है उसके तापमान में कमी आती है, जिसको क्या बोला जाता है? एडियाबैटिक ताप ह्रास बोला जाता है। एडियाबैटिक ताप ह्रास के साथ क्या होता है कि वहां जो भी हवा के साथ जो नमी आर्द्रता होती है वो संघनित होकर बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिर जाती है। उसके बाद क्या होता है? अरावली के जो गुरु शिखर या माउंट आबू में बारिश करती है, पर ये पूरी अरावली श्रेणी पर वर्षा नहीं कर पाती। पूरी अरावली श्रेणी पर वर्षा नहीं करने के मुख्य दो कारण है। एक तो अरावली की जो ऊंचाई जो है वो कम है, एक तो अरावली की ऊंचाई कम है, तो एडियाबैटिक ताप ह्रास हो नहीं पाता। और उसके बाद क्या होता है? क्योंकि अरावली श्रेणी का विस्तार इन पवनों की दिशा में, दूसरा कारण ये भी है कि अरावली की जो दिशा है, अरावली का जो विस्तार है वो ऐसे है, और हवाएं भी कैसी चल रही है? इस प्रकार से चल रही है, दक्षिण पश्चिम चल रही है ना, उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। इस प्रकार से हवाएं ऐसे चल रही है, और अरावली का भी विस्तार इसी प्रकार है। तो अरावली पर बाकी जगहों पर बारिश अरब सागर की शाखाओं से नहीं हो पाती, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है? माउंट आबू में या फिर
गुरु शिखर पर्वत श्रेणी पर ही हो पाती है। अब जो है अरब सागर की शाखा को हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा एक बार रिवीजन करें तो अरब सागर की शाखा का जो है शुरुआत कहां से थी? 1 जून को केरल के मालाबार तट पर, जिसको मानसून का विस्फोट कहा जाता है। उसके बाद मालाबार तट के साथ साथ पूरे के पूरे पश्चिम घाट पर बारिश होती है, किससे? अरब सागर की शाखा से। फिर अरब सागर की शाखा आगे जाते हुए सतपुड़ा या अमरकंटक की पहाड़ियों पर बारिश करती है। गिर मांडव गिरनार की पहाड़ियां गुजरात के सौराष्ट्र में है, जो वहां पे बारिश होती है। उसके बाद अरावली के माउंट आबू में बारिश होती है, और उसके बाद अरावली के समानांतर चली जाती है। अरावली पर बारिश नहीं होती, बल्कि अरावली की जो है वो पैरेलल चली जाती है, आगे चली जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा जो है दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवेश कर पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होती है, जिस कारण पूर्वी घाट पर्वतों से नहीं टकरा पाती और यहाँ पे वर्षा नहीं होती। ये भी पॉइंट्स देख लेते हैं। 1 सेकेंड। इस प्रकार से देखो, उत्तर पूर्व की तरफ हवाएं चल रही है। उत्तर पूर्व की तरफ हवाएं चल रही है तो क्या होता है? ये पूर्वी घाट पर्वत है। पूर्वी घाट पर्वत से टकरा के यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि पूर्वी घाट पर्वत और इन हवाओं की दिशा जो है एक ही साइड है, एक ही दिशा है। क्योंकि पूर्वी घाट पर्वत भी इसी प्रकार से विस्तृत है और इनकी हवाओं की दिशा भी जो है उत्तर पूर्व की ओर है, तो ये टकरा नहीं पाती, बल्कि इनके समानांतर आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। उसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे बढ़ते हुए कहां जाती है? आगे बढ़ते हुए जो है मेघालय के पठार या शिलोंग के पठार से टकराती है। ये आगे बढ़ती हुई यहाँ पे टकराती है शिलोंग पठार से। आगे बढ़ती हुई शिलोंग पठार से टकराती है, और शिलोंग पठार की 3 प्रमुख पहाड़ियां गारो, खासी, जयंतिया, तीनों पर भी बढ़िया बारिश होती है। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? खासी पहाड़ी पर होती है। और खासी पहाड़ी पर ही स्थित है मेघालय और चेरापूंजी दोनों, जो हमने पहले ही हमने देख लिया था, भारत के भौगोलिक क्षेत्र पढ़े थे तब, लेकिन आज वापस बता देता हूँ कि खासी पहाड़ी पर मासिन राम और चेरापूंजी स्थित है। और मासिन राम पे जो है एवरेज बारिश कितनी होती है? 1080 सेंटीमीटर तक जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो वहां टकराती है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैप से समझा देता हूँ मैं, फिर इसको थ्योरी देख लेंगे। बंगाल की खाड़ी की शाखा से क्या होता है? जब ये दक्षिण पूर्व से या प्रवेश करती है, सॉरी दक्षिण पश्चिम से, फिर ये क्या होती है? इस पूर्वी घाट पर्वत, यहाँ क्या है? यहाँ पूर्वी घाट पर्वत है। पूर्वी घाट पर्वत के समानांतर चली जाती है, तो यहाँ से टकराएगी नहीं तो बारिश होगी नहीं। तो यहाँ पूर्वी घाट पर्वत बारिश नहीं होती, यहाँ से जो है टकरा कर इसके समानांतर चली जाती है। और यहाँ पर जो है बारिश होती है किन पहाड़ियों पर? खासी पहाड़ियों पर। खासी पहाड़ी शिलांग पठार का या मेघालय पठार का हिस्सा है, जहाँ पर क्या है? मासिन राम स्थित है। और मासिन राम विश्व की सबसे ज्यादा जो है बारिश वाली जगह है, जहाँ पे एवरेज बारिश कितनी होती है? 1080 सेंटीमीटर तो औसत वार्षिक वर्षा होती है। उसके बाद क्या होता है? इसकी 2 शाखाएं हो जाती है। एक शाखा तो क्या होता है, यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी को जो है सूरमा घाटी भी कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी या सूरमा घाटी में वर्षा करवाती कौन सी? बंगाल की खाड़ी शाखा। और एक शाखा क्या हो जाती है? वो इस प्रकार से मुड़ जाती है। ठीक है, एक शाखा जो वो कलकत्ता में चली जाती है। कलकत्ता से आगे जो है वो कहाँ चली जाती है? पटना। पटना के बाद इलाहाबाद या प्रयागराज, और फिर वो जो है दिल्ली चली आती है। एक धारा तो जो है वो असम की सूरमा घाटी में या ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में जो है बारिश करवाती है, और एक शाखा जो है वो कलकत्ता, फिर पटना, फिर इलाहाबाद और दिल्ली में बारिश करती हुई आगे बढ़ती है। तो ये पूछ ले कि दिल्ली में जो बारिश होती है वो किस मानसून की वजह से, मानसून की किस शाखा की वजह से? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से। जैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी तो बारिश होती जाएगी, हवा में नमी की मात्रा कम होती जाएगी, तो दिल्ली में जो है इलाहाबाद की अपेक्षा कम बारिश होगी, इलाहाबाद में पटना की अपेक्षा कम बारिश होगी, और पटना में कलकत्ता की अपेक्षा कम बारिश होगी। उसके बाद एक और पॉइंट भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा फेरल का नियम और याद करते हैं। जब हवाएं इस प्रकार से आती हैं तो फेरल का नियम क्या कहता है कि जब हवाएं, जो ये कौन सी हवाएं, ये दक्षिण पूर्व की व्यापारिक फोन है, ये इसका क्या जो होता है, ये जब उत्तर पूर्व की उत्तरी गोलार्ध में आ गई तो इनका क्या होता है? ये अपने दाहिने ओर खिसकने का प्रयास करती है, अपने दाहिने ओर मुड़ने का प्रयास करती है। तो अपना इनका दाहिना इधर होगा, ये दाहिना और इधर भी मुड़ने का प्रयास करती है। तो ये इधर कौन सा है? इधर हिमालय पर्वत है, या फिर हिमालय पर्वत की कौन सी श्रेणियां है? शिवालिक श्रेणियां। तो हिमालय पर या शिवालिक पर्वत श्रेणियों पर जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, क्योंकि हमने फेरल का नियम पढ़ा था कि जो हवाएं होती है दक्षिण पूर्वी जो
व्यापारिक पवनें होती हैं जो उत्तरी गोलार्ध में जो किस तरफ मुड़ने का प्रयास करती है, वो दाहिनी ओर मुड़ती है, तो यहाँ पे जो है बारिश होती है। इन जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा से कुछ पंजाब में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है और उसके आगे थोड़ी बहुत राजस्थान में भी, अगर कहीं पश्चिमी राजस्थान में बारिश होती है तो इन बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से ही होती है। और उसके बाद कोई पॉइंट बचा नहीं है, और जो जो पॉइंट्स है वो अपन यहाँ पे देख ही लेते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा असम की सुरमा घाटी में प्रवेश करती है तथा वहां ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पर्याप्त वर्षा करती है। उसके बाद क्या होता है, इसकी शाखा पश्चिम बंगाल में, एक शाखा जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, जहां से फिर ये कोलकाता, कोलकाता से होते हुए जो है फिर ये पटना, पटना के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद कानपुर, कानपुर होते हुए दिल्ली तक जाती है। इस शाखा से होने वाली वर्षा एकमात्र ये मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जो है कम होती जाती है, मतलब इधर से इधर जाते हैं तो वर्षा कम होती जाएगी, क्योंकि वर्षा जो है करती जाएगी तो हवा में नमी की मात्रा ऑब्वियसली क्या होगी, कम हो जाएगी। आगे और लिखा हुआ क्या है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की न तो और न अरब सागर की शाखा वर्षा कर पाती है और न ही बंगाल की खाड़ी। वास्तव में बंगाल की खाड़ी की शाखा कुछ वर्षा करती है जो पवनों की नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। जो राजस्थान में बारिश होती है ना तो अरब सागर की शाखा की वजह से होती है, न ही बंगाल की खाड़ी में। अगर थोड़ी बहुत जो वर्षा होती भी है, अपन देखते हैं हमारे राजस्थान में या जो पश्चिमी राजस्थान है वहां की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो कहाँ वो जो मासिन राम वाली 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और कहाँ 25 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ी बहुत जो वर्षा होती है ये होती किसकी वजह से, ये होती है जो बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से। वो डिपेंड करता है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा में कितनी नमी, अगर नमी ज्यादा है तो बारिश राजस्थान में हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की पवनें जब कोलकाता से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है तो फेरल के नियम के अनुसार कैरियोलिस बल के कारण जो ये पवनें जो है अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती है, यानी हिमालय के शिवालिक जो हवाएं जो है अपनी दाईं ओर मुड़ने का प्रयास करती है, यानी कि हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की तरफ, जिस कारण शिवालिक श्रेणियों की दक्षिणी ढालों पर अच्छी खासी वर्षा प्राप्त होती है। तो शिवालिक, हिमालय की शिवालिक श्रेणी पर वर्षा होती है वो किस कारण होती है ये भी ध्यान रखना। ये अरब सागर, ऐसे अपन क्या है कि जो पढ़ते हैं ना तो यूं लगता है यहाँ पे अरब सागर की शाखा की वजह से बारिश हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे जो है ये किसकी वजह से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से बारिश होती है। इसी कारण से प्रायद्वीप भारत के पठार के उत्तरी भाग पर वर्षा नहीं हो पाती और इसी कारण से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ बुंदेलखंड का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। ये पॉइंट क्या था जो मैं आपको थोड़ा सा एक बार वापस समझाऊं, थोड़ा सा यहाँ देखें आप लोग। जब यहां से हवा जो इस तरफ मुड़ जाएगी तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सूखा वाली जगह हो जाएगी। ये जो बुंदेलखंड वाला महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो जगह है यहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होगी तो किससे होगी, यहाँ वर्षा होगी तो वो अरब सागर की शाखा से होगी। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है यहाँ आने के बाद इधर नहीं मुड़ेगी, क्योंकि ये जो है इसका रूल होता है या फेरल का रूल आपको याद रहेगा कि कैरियोलिस बल के कारण क्या होता है, हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो नीचे जो पश्चिम घाट प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी जो भाग है वहां पे बारिश नहीं होती या वहां पे क्या रहता है, सूखा। ये हमने पढ़ लिया बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जो हम एक बार मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ। हमने जलवायु और मौसम के बारे में डिफरेंस देखा, जलवायु को डिपेंड जो है प्रभावित करने वाले कारक देखे। उसके बाद में भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु का पूरा जो है क्रियाविधि देखी कि मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून में किस प्रकार का मौसम होता है, पर किस प्रकार से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत के अंदर एंटर करता है, किस प्रकार से जो दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवन है वो उत्तरी गोलार्ध में आके जो अपनी दाईं ओर मुड़ती है और भारत के अंदर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून को लेके आती है। किस प्रकार से ITCZ वर्क करता है, किस प्रकार से निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए वहां पे पवनें चलती हैं। राजस्थान के अंदर धूल भरी आंधियां चलती है मार्च अप्रैल में, जून के अंदर लू चलती है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे क्षेत्रों में। तो इनके बारे में हमने जो है कंप्लीट अध्ययन किया। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दोनों शाखाओं के बारे में कंप्लीट देखा हम लोगों ने ये देखा कि दक्षिण अरब सागर की शाखा जो है कहाँ वर्षा करती है, किस प्रकार से उसकी एंट्री होती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा किस प्रकार से भारत में एंट्री करती है और किस किस जगहों पे मेघालय की खासी पहाड़ी पर कैसे वर्षा करती है, सूरमा घाटी में किस प्रकार से प्रवेश करती है, कंप्लीट डिटेल में हमने देख लिया। आगे आने वाले में जो है हम लोग शीत ऋतु की क्रियाविधि पढ़ेंगे। शीत ऋतु की क्रियाविधि के साथ साथ जो उत्तर पूर्वी जो मानसून है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कितनी बार वर्षा करता है। फिर जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो
चक्रवात आते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, इन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर इन चक्रवातों की भी क्रियाविधि पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।